हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में एंटीकोगुलेंट यूज इन ब्लड कलेक्शन। आज मैं आपको बताऊंगी, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अलग अलग ट्यूब्स में ब्लड लेते हैं और हर ट्यूब का कौन कौन सा कलर होता है और किस कलर में एंटीकोगुलेंट होता है, कौन सी ट्यूब किस पर्पस के लिए यूज की जाती है, अगर किसी में एंटीकोगुलेंट है तो वो कौन सा एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, सो कलर कोड ऑफ ब्लड ट्यूब्स। सबसे पहले कॉलम है कलर का और फिर हम सेकंड में बताएंगे कौन से कलर में कौन सा एंटीकोगुलेंट है और थर्ड में हम बताएंगे कि उसका यूज क्या है। सबसे पहली ट्यूब है आपकी रेड कलर की ट्यूब। रेड कलर की ट्यूब में कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता और इसका यूज क्या है। इट इज यूज फॉर ब्लड बैंक एंड बायोकेमिस्ट्री टेस्ट। मीन्स ब्लड बैंक के जो टेस्ट होते हैं उसके लिए यूज की जाती है और बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट। इट टेक्स 10 to 15 मिनट फॉर क्लॉट। अगर हम इसमें ब्लड लेते हैं तो इसको 10 to 15 मिनट्स लगते हैं उसमें ब्लड क्लॉट होने के लिए। सेकेंड ट्यूब आती है आपकी पर्पल। ठीक है, पर्पल कलर का टॉप होता है उसका और उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, EDTA। इसका यूज क्या है, कलेक्शन ऑफ होल ब्लड। हम होल ब्लड की कलेक्शन करते हैं इसमें। और जो EDTA होता है ये क्या करता है, कैल्शियम आयंस को बाइंड करता है। थर्ड है आपका ग्रीन। ग्रीन कलर की ट्यूब में कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, हेपरिन। और हेपरिन क्या करता है, इनहिबिट थ्रोम्बिन, मीन्स ये क्लॉट होने से बचाता है। देन फोर्थ ट्यूब आती है आपकी ग्रे। ग्रे में होता है सोडियम फ्लोराइड प्लस पोटेशियम ऑक्सलेट। ये किसके लिए यूज होती है, ग्लूकोज के लिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए। फिफ्थ वन इज लाइट ब्लू कलर की ट्यूब होती है। इसमें एंटीकोगुलेंट होता है सोडियम साइट्रेट और ये यूज की जाती है PT, APTT, ESR एंड CBC। सिक्स वन इज येलो ट्यूब। इसमें एंटीकोगुलेंट होता है सिलिकल पार्टिकल्स होते हैं और सीरम सेपरेटर होता है जो सीरम को सेपरेट कर देगा। और ये टेस्ट किसके लिए यूज की जाती है ट्यूब, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के लिए और एल्ब्यूमिन के लिए। देन लास्ट वन इज पिंक कलर ट्यूब। इसमें एंटीकोगुलेंट होता है EDTA। जैसे कि पर्पल ट्यूब में मैंने आपको सेकंड ट्यूब में बताया था, पर्पल ट्यूब है उसमें भी EDTA होता है और पिंक कलर की ट्यूब में भी EDTA होता है। और ये किस पर्पस के लिए यूज की जाती है, कूम्स टेस्ट के लिए, जो कि कहां पे किया जाता है, ब्लड बैंक में। देन कम्स एंटीकोगुलेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंटीकोगुलेंट कौन कौन से हैं। ACD कितना होता है इसमें, CPD कितना होता है, CPDA बैग वाले में कितना होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एंटीकोगुलेंट है आपका सिट्रिक एसिड। ठीक है, ACD में सिट्रिक एसिड कितना होता है, 8.0 ग्राम। CPD कितना होता है, CPD बैग में सिट्रिक एसिड कितना होता है, 3.27। और CPDA में सिट्रिक एसिड कितना होता है, 3.27 ग्राम। अब ACD में साइट्रेट कितना होता है, 22.0। CPD में साइट्रेट कितना होता है, 26.30 एंड CPDA में साइट्रेट कितना होता है, 26.30। देन कम्स डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज ACD में डेक्सट्रोज कितना पाया जाता है, 24.6 ग्राम। CPD में डेक्सट्रोज कितना पाया जाता है, 25.50 एंड CPDA में कितना पाया जाता है, 31.8। देन सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ACD में सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट नहीं होता, CPD में 2.28 होता है और CPDA में 2.22 होता है, सॉरी। देन पानी कितना होता है, वाटर। ACD में 1000 ml, CPD में 1000 ml एंड CPDA में 1000 ml। तो ये 1000 ml हम इन एंटीकोगुलेंट्स में क्यों डालते हैं वाटर, क्योंकि इसको लिक्विडिफाई करने के लिए। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी सबसे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या करता है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जो भी ब्लड जो डालते हो आप उसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। देन कम्स डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का क्या फंक्शन है, इट एक्ट्स एज ए न्यूट्रिएंट। ठीक है, डेक्सट्रोज इज अ टाइप ऑफ शुगर एंड इट एक्ट्स एज ए न्यूट्रिएंट टू द ब्लड। देन कम्स डिस्टिल्ड वाटर, इट प्रोवाइड लिक्विडनेस। ओके, देन कम्स बैग। ठीक है, अब बैग में मैंने आपको बताया था कि ACD होता है, CPD भी होता है या CPDA वाला भी होता है। अब बैग में आपको बताती हूँ, अगर 100 ml का बैग है तो उसमें ACD कितना होगा, 15 ml, CPD 14 ml और CPDA 14 ml। बैग 350 ml का होगा तो
52.5 ml ACD होगा, 49 ml CPD होगा और 49 ml CPDA होगा। और अगर 450 ml वाला बैग है तो उसमें 67.5 ml ACD होगा, 63 ml CPD एंड 63 ml CPDA होगा। अब हम आती है इनको स्टोर करने की बारी। जब हम ब्लड लेके ब्लड बैग्स को स्टोर करते हैं, जिस बैग में ACD होगा उसको हम 21 डेज के लिए स्टोर कर सकते हैं, जिस बैग में CPD होगा उसको हम 21 to 28 डेज स्टोर कर सकते हैं, और जिसमें CPDA होगा उसको हम 35 डेज तक स्टोर कर सकते हैं। और इनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए स्टोर करने के लिए? 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। देन कम्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर स्टोरेज। मैंने आपको पिछले लाइन में बताया है कि स्टोर करने के लिए हमें ब्लड को टेम्परेचर कितना चाहिए? 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। यस, ठीक है। तो अब अगर हम उसको उस टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करते हैं तो क्या होगा? ब्लड खराब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले, इफ ब्लड इज स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड ऑफ दीज टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम, इट लूजेज इट्स एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रो फ्रॉम टिश्यूज, रेस्पिरेशन अपॉन ट्रांसफ्यूजन। अब आपको पता है ब्लड क्या करता है? ब्लड क्या करता है हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है हार्ट से और उसको कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड देके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, ठीक है। अगर हम ब्लड को प्रॉपर स्टोर नहीं करेंगे तो जो उसकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का प्रोसेस है वो नहीं होगा, ठीक है। टू एंड फ्रॉम टिश्यूज, रेस्पिरेशन अपॉन ट्रांसफ्यूजन। जब हम उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं रहेंगी जो एक ब्लड में होनी चाहिए, और वो ब्लड हम दूसरे को ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। द रिस्क ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन अकर इफ ब्लड इज एक्सपोज टू वार्म टेम्परेचर। अगर हम उसको वार्म टेम्परेचर में रखेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का भी रिस्क रहता है। इफ ब्लड इज एक्सपोज टू टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट से भी हम उसको कम ले जाएं, इट में गेट हेमोलाइज, तो वो क्या हो जाएगा? हेमोलाइज एंड कैन लीड टू ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। और उसके बाद जब आप वो ब्लड किसी को चढ़ाओगे, ट्रांसफ्यूज करोगे, तो उस पेशेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे उसको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, फेंट हो जाएगा, हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। देन कम्स ब्लड कंपोनेंट्स एंड स्टोरेज। ब्लड इज कलेक्टेड एट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जब कोई पेशेंट आता है हम उसका ब्लड कलेक्ट करते हैं एट बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, बट इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स वाइटल प्रॉपर्टीज, ब्लड की प्रॉपर्टीज मेंटेन रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इट मस्ट बी कूल्ड टू बिलो 10 डिग्री सेल्सियस टू बी ट्रांसपोर्टेड। लेकिन जब हमने इसको ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो उस समय जो हमारा कैरियर का टेम्परेचर होगा, वैक्सीन ब्लड कैरियर का टेम्परेचर शुड बी 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, एंड स्टोर्ड एट रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर ऑफ अराउंड +4 डिग्री सेल्सियस अंटिल यूज। और जब तक आपने उस बैग को यूज नहीं करना है तब तक आप उसको +4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करके रखोगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होल ब्लड एंड RBCs मस्ट बी स्टोर्ड एट 2 डिग्री सेल्सियस टू 6 डिग्री सेल्सियस। जब हम ब्लड बैग में होल ब्लड लेते हैं या सिंपल RBCs लेते हैं, वो वाला बैग जो है वो किस टेम्परेचर पे स्टोर होना चाहिए? 2 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और अगर इस टेम्परेचर पे स्टोर ना किया जाए देन ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी रिड्यूस। जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।